हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होता है, फ्री कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होता है, वो सारा डिटेल में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कि कंस्ट्रेंट की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में क्या है हम वो जानना चाहेंगे। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द बेस ऑफ टाइम। अगर मैं जो कंस्ट्रेंट की क्लासिफिकेशन है उसको हम ऑन द बेस ऑफ टाइम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सेकंड जो हुआ मेरे पास, सेकंड पार्ट जो है कि जो मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है उसको वेलोसिटी के बेस पे किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। थर्ड पार्ट में हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द बेस ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बेस पे हम उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट को 3 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ टाइम, सेकेंड ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी और ऑन द बेस ऑफ इनइक्वालिटी। इन तीनों के बेस पे ही हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे। जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द बेस ऑफ टाइम तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के कंस्ट्रेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टेशनरी कंस्ट्रेंट, क्लियर। सेकंड जो इसमें पार्ट होगा वो होगा रेहनोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो ये याद रखना है बेटा, इसको डायग्राम में इसी तरीके से अपना मतलब माइंड में सेट करना है। ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेस ऑफ इनइक्वालिटी। ऑन द बेस ऑफ टाइम के 2 टाइप्स होंगे, फर्स्ट स्टेशनरी कंस्ट्रेंट, सेकंड रेहनोनॉमिक कंस्ट्रेंट। अब आते हैं हम ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में किस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। सेकंड है हमारे पास नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, क्लियर। फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, उसमें है ऑन द बेस ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बेस में हमारे पास सिर्फ एक कंस्ट्रेंट डिफाइन किया गया है, वो है यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे 5 कंस्ट्रेंट बता दिए किस तरीके से है। अगर टाइम का फर्क पड़ रहा है, टाइम प्रेजेंट है कि नहीं है, तो वो हमारे पास स्टेशनरी और रेहनोनॉमिक में होगा। वेलोसिटी का अगर कंस्ट्रेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक होगा। अगर किसी भी कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटी वाला पोर्शन आ रहा है तो वो यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट होगा। अब हम इनकी डेफिनेशन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम ऑन द बेस ऑफ टाइम में स्टेशनरी कंस्ट्रेंट करेंगे, फिर उसके बाद रेहनोनॉमिक कंस्ट्रेंट और उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर होलोनॉमिक, नॉन होलोनॉमिक, देन यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मैंने अभी बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में ऑन द बेस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेस ऑफ टाइम में फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था स्टेशनरी कंस्ट्रेंट, और इस स्टेशनरी कंस्ट्रेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, क्लियर। तो इसके 2 नेम हो गए, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट और स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। अब ये स्टेशनरी जो हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं ये है क्या, किस तरीके से डिफाइन किया गया ऑन द बेस ऑफ टाइम, वो चीज़ देखते हैं हम, क्लियर। जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी थी व्हाट इज द फाइनाइट कंस्ट्रेंट। फाइनाइट कंस्ट्रेंट में क्या होता है, जो हमारे पास वेलोसिटी वाला फैक्टर होता है वो एंटर नहीं करता है, उसमें सिर्फ टाइम और पोजीशन वाला फैक्टर होता है। तो मेरे पास ये फाइनाइट कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, या इस जो ये आर वेक्टर आर है इसके कंपोनेंट ये होते हैं एक्स के, वाई के, जेड के, क्लियर। उस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इस फाइनाइट कंस्ट्रेंट को, इसमें फर्स्ट पार्ट फाइनाइट के लिए जितने भी हमने कंस्ट्रेंट पढ़े हैं ना उनको ही रिलेट करेंगे कि किस तरीके से उस कंस्ट्रेंट को स्टेशनरी कंस्ट्रेंट हम कह सकते हैं। बात आती है फाइनाइट कंस्ट्रेंट की कि फाइनाइट कंस्ट्रेंट को हम स्टेशनरी कंस्ट्रेंट कब कहेंगे, जब मेरे पास जो टाइम टी है, टाइम टी जो है इज नॉट एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। मतलब जब मेरे पास टाइम टी जो है वो एक्सप्रेस ना कर सके हम एक्सप्लिसिटली इन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन में,
तब हम उस फाइनाइट कंस्ट्रेंट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। या हम बोल दें कि कहीं पे भी अगर ये फैक्टर आता है कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम बोल देंगे उसको फाइनाइट कंस्ट्रेंट। क्लियर। अब इसका मतलब क्या है कि टाइम टी नॉट एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली इतना कंस्टेंट इक्वेशन, कि टाइम टी जो है डायरेक्टली हमें जो कंस्टेंट इक्वेशन में उसमें दिखना नहीं चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। ये मतलब है कि टाइम टी इज नॉट एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली इन द कंस्टेंट इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम फाइनाइट कंस्ट्रेंट। अगर मैं बोलूँ सेकंड कंस्ट्रेंट, हमने इसी फाइनाइट कंस्ट्रेंट से एक डिफरेंशिएबल कंस्ट्रेंट बनाया था। डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसकी हेल्प से ये बनाया था। क्लियर, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट को भी मैं स्टेशनरी कंस्ट्रेंट कब कहूँगी, जैसे कि मैंने अभी बोला, अगर मेरे पास जो टाइम टी है वो एक्सप्रेस ना कर सके हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन में, एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस ना कर सके कंस्टेंट इक्वेशन में, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0, जैसे कि मैंने बोला अगर ये 0 हो जाएगा तो इस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट को मैं बोलूँगी स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। क्लियर, समझ आ गया। ये सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट मैंने इसकी हेल्प से बनाया था। इसकी हेल्प से बनाने के बाद इस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट को मैं कब स्टेशनरी बोलूँगी, जब मेरे पास कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी क्या हो जाए 0। तो इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, रिमेनिंग कंस्टेंट ये बन जाएगा ना। तो इस रिमेनिंग कंस्टेंट को, ये जो कंस्टेंट रिमेनिंग बचा है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस एंड लीनियर इन द वेलोसिटी। अब देखो होमोजीनियस क्या होता है, इक्वल टू में 0 हो तो वो होमोजीनियस हो गया, अगर इक्वल टू में कुछ टर्म्स हैं तो नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो तो होमोजीनियस। क्लियर। लीनियर है वेलोसिटी में, जो ये वाला फैक्टर हमारे पास वेलोसिटी वाला पोर्शन चल रहा है, इसमें लीनियर होगा इन द वेलोसिटी में। क्लियर। देन थर्ड पॉइंट जो है, हमारे पास एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट और बनाया था हमने, दिस। ठीक है। अब इस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट ये था जो कि हमारे पास इसमें वेलोसिटी क्या थी, लीनियर फॉर्म में थी, तो यहाँ पे ये चीज़ आई थी। इस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट को मैं स्टेशनरी कब बोलूँगी, जब मेरे पास एक तो ये d 0 हो जाए, दूसरा जो वेक्टर एल के है वो, और उसके जो कोफिशिएंट है ए के, बी के, सी के आर नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टी, मतलब वो टी के फंक्शन ना हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन ना हो टी के, तब हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिया है ए के, बी के, सी के, ये कैसे है वो चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मान लिया जो मेरे पास वेक्टर एल है, ए के आई कैप प्लस के, बी के जे कैप प्लस के, सी के कैप। ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे आर के पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स के आई कैप प्लस के, वाई के जे कैप प्लस के, जेड के कैप। क्लियर। अब देखो, अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो कैसे करती हूँ, क्या आता है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो बताऊंगी कि डॉट प्रोडक्ट इसमें किस तरीके से इस डेफिनेशन को अगेन समझेंगे। ठीक है। तो स्टेशनरी कंस्ट्रेंट आ गया ऑन द बेस ऑफ टाइम, स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम फाइनाइट कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। फाइनाइट कंस्ट्रेंट को स्टेशनरी कंस्ट्रेंट कब कहेंगे, टाइम के बेस पे है ये, कि जब मेरे पास टाइम टी जो है वो एक्सप्रेस हम ना कर सके, एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस ना कर सके कंस्टेंट इक्वेशन में, मींस कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी मेरे पास क्या आ जाए, 0। क्लियर। या मैं बोल दूं डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, इसी की हेल्प से हमने ये डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट बनाया था। अगर इसमें ये वाले टर्म 0 हो जाए तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। और जो कंस्ट्रेंट यहाँ पे इक्वेशन आई है वो मेरे पास होमोजीनियस और लीनियर होता है इन द वेलोसिटी में। देन थर्ड है, वो चीज देखते हैं हम किस तरीके से है।
अब देखो ये वाला मेरे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट था इन द लीनियर फॉर्म में, जो हमने 3 कंस्ट्रेंट पीछे लास्ट टाइम डिफाइन किए थे, और एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट भी था, 4 कंस्ट्रेंट डिफाइन किए थे, और इनमें से अब ये, अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं करती हूँ k इक्वल टू 1 से n, l के वेक्टर है, l के दिस और x के दिस। अब इनकी जब मैं डॉट प्रोडक्ट लेती हूँ तो मेरे पास कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट में जो डिफरेंट होते हैं वो 0 बन जाते हैं। जैसे i की i के साथ करेंगे तो वो 1 होगा, पर i की अगर मैं j के साथ डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो वो 0 बनाता है। सिमिलरली i की k के साथ 0 देगा, मतलब अगर सेम है, i है, j है, k है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो 1 होती है, अदरवाइज 0 होती है। तो हम इसको सिंपल तरीके से किस तरीके से करते थे, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे। जब मैं इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूंगा i का i के साथ, तो a के x के हो जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे r के जो है वेलोसिटी वेक्टर है, इसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो मतलब जब मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगी तो मेरे पास इन पे डॉट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस। सिमिलरली j की j के साथ तो b के y के, सिमिलरली c के की और k की k के साथ तो यहाँ पे आएगा c के और z के, क्लियर हो गया। अब यही वैल्यू मैंने यहाँ पे इसकी जगह पुट करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a के x के प्लस के b के y के प्लस के c के z के, और रिमेनिंग d प्लस इक्वल टू 0। अब क्या कहा है, फर्स्ट में तो हमने फाइनाइट के लिए बोल दिया कि टाइम जो है वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन में एक्सप्लिसिटली फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सेकंड, जो फाइनाइट कंस्ट्रेंट की हेल्प से जो हमने डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट बनाया था उसमें भी हमने कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी अगर 0 हो जाएगा या टाइम एक्सप्रेस ना हो, एक्सप्लिसिटली फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो, तो उसको हम स्टेशनरी कांस्टेंट बोल देंगे। अब मेरे पास ये वाला भी तो एक डिफरेंशियल कांस्टेंट था, अब इसमें इसको मैं स्टेशनरी कब बोलूंगी, ये पॉइंट उठता है। तो यहाँ पे इस पोर्शन को, इस डिफरेंशियल कांस्टेंट को स्टेशनरी कांस्टेंट कब बोलेंगे, जब पहली बात तो मेरे पास ये d 0 हो जाए, सेकंड जो l के वेक्टर था, ये l के वेक्टर एंड इसके जो कोफिशिएंट है a के b के c के, a के b के c के, ये क्या हो, आर नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ t, मतलब t की जो t है उसको हम एक्सप्रेस ना कर सके एक्सप्लिसिट, ठीक है। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे a के x के b के c के आएगा ना, इसको हम t की फॉर्म में एक्सप्लिसिट ना कर सके, क्लियर। तो हमारे पास इस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट को हम बोल देंगे स्टेशनरी कंस्ट्रेंट, क्लियर है। तो तीनों पार्ट्स मैंने बता दिए, फाइनाइट के लिए क्या होता है, और अगर हमारे पास फाइनाइट से ही जो दूसरा डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हमने बनाया था उसमें क्या होता है। देन अगर इस तरीके का मेरे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है तो उसमें d को 0 होना पड़ेगा स्टेशनरी होने के लिए, और जो l के है और उसके जो वेक्टर्स वो कोफिशिएंट्स हैं, l के वेक्टर है और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो जो है t का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको स्टेशनरी कंस्ट्रेंट कह सकते हैं या स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल बताते हैं, देन आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया स्टेशनरी कंस्टेंट में क्या होता है कि जो टाइम है, मेन टारगेट जो होता है कि टाइम जो है वो कंस्ट्रेंट में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस ना हो, या कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी अगर एफ का मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो वो 0 आए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि किसी भी कंस्ट्रेंट को स्टेशनरी या स्केलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कब बोलेंगे, कि जब वो हमारे पास टाइम
जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस है हमारे पास, अगर उसमें टाइम एक्सप्लिसिटली मतलब एक्सप्रेस्ड ना की जा सके तो उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। तो उसके दो एग्जांपल है हमारे पास। सब फर्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर मेरे पास कोई भी पार्टिकल जो है वो कंस्ट्रेंट कर रहा टू मूव ओवर ए सरफेस, जैसे कि मेरे पास कोई भी पार्टिकल है वो अगर सरफेस पे ही मूव कर रहा हो, ठीक है, तो पार्टिकल जो है अगर वो सरफेस पे ही मूव कर रहा हो ओवर ए सरफेस, तब उसके पास हमारे पास जो सरफेस की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो सिर्फ देखो सरफेस पे ही मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस पे जा रहा है, तो इसकी जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास, यहाँ पे टाइम नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास पोजीशन होगी। अब पोजीशन के जब यहाँ पे हम अगर के लेते हैं आर के, तो हम लेते हैं एक्स के, वाई के, जेड के, पार्टिकल्स के लिए ले लेना, पार्टिकल 1 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 3 के लिए, बट यहाँ पे हम सिंपली एक पोजीशन ले रहे हैं क्योंकि एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो हम जब यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो सरफेस के ओवर मूव कर रहा है, ठीक है, सरफेस के ओवर मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन आएगी या सरफेस की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टाइम नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। क्लियर। देन सेकंड जो है ए पेंडुलम विद ए फिक्स्ड सपोर्ट, अगर मेरे पास कोई भी पेंडुलम इस तरीके से होते हैं ना, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी पेंडुलम हो विद फिक्स्ड सपोर्ट हो, मतलब फिक्स्ड सपोर्ट होगा तो उसमें टाइम सिर्फ पोजीशन होगी, टाइम नहीं होगा उस टाइम पे भी, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड है, स्टेशनरी कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, वो ना इधर जा रहा है ना इधर, सिंपल फिक्स है, वो यहीं पे है, ना वो इधर है ना वो इधर है, तो उस टाइम पे भी हम उसको बोल देंगे स्टेशनरी कांस्टेंट। अब इसका सेकंड पार्ट जो मैंने बोला था ऑन द बेस ऑफ टाइम, वो रेहनोनॉमिक कंस्ट्रेंट था। अब मैंने ये तो बता दिया कि स्टेशनरी कंस्ट्रेंट कब होगा, जब हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन को टाइम के उसमें एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड ना कर सके, तो रेहनोनॉमिक क्या होगा, इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अगर मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है एक्सप्लिसिटली ऑन द टाइम, मतलब टाइम पे ही, मतलब उसमें जो टाइम है वो एक्सप्लिसिटली आ रहा है, उसमें टाइम हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे रेहनोनॉमिक कंस्ट्रेंट। क्लियर। तो अब इसमें आपको दो मिल गए, दोनों अपोजिट है, स्टेशनरी रेहनोनॉमिक। तो स्टेशनरी हम उसको बोलेंगे जिसमें टाइम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस ना कर सके, रेहनोनॉमिक जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकें, या हमारे पास जो रिलेशन है, कंस्टेंट रिलेशन है, वो डिपेंड कर रहा हो टाइम पे। क्लियर। अब देखो जैसे कि इसी से रिलेटिव पार्टिकल है, यहाँ पे क्या था, पार्टिकल मूव कर रहा ओवर ए सरफेस कंस्ट्रेंट में, तो हमारे पास इक्वेशन ये आई थी, अगर मेरे पास पार्टिकल मूव कर कंस्ट्रेंट टू मूव ओवर ए सरफेस, इफ सरफेस इज मूविंग, अगर मेरे पास सरफेस ही मूविंग में हो जाए, या हम बोल दें कि उसमें टाइम जो t है वो एंटर कर जाए उसकी सरफेस की इक्वेशन में। देखो यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा था, तो हमारे पास सिर्फ पोजीशन पे इफेक्ट पड़ रहा था, टाइम वहाँ पे डिपेंड ही नहीं, टाइम है ही नहीं है, टाइम का कोई फर्क है ही नहीं था, तो बट हमारे पास यहाँ पर सरफेस इक्वेशन ही आ गई। बट अगर मैं सरफेस को ही मूव करना शुरू कर दूं तो वहाँ पे मेरे पास टाइम टी एंटर हो जाएगा, जो हमारे पास सरफेस इक्वेशन है, तो मेरे पास सरफेस इक्वेशन ये थी, इसमें टाइम टी एंटर हो गया, तो ये अब स्टेशनरी तो नहीं रहा, जब टाइम टी आ गया तो ये कौन सा हो गया, रेहनोनॉमिक कंस्ट्रेंट। क्लियर। देन सेकंड हमने यहाँ पे लिया था कि पेंडुलम जो है फिक्स्ड सपोर्ट से है, वो ऐसे है ना, वो ऐसे जा रहा ना ऐसे, मूव नहीं कर रहा। अगर वो पेंडुलम हमारे पास एक पॉइंट से सपोर्ट से तो है, पर वो क्या कर रहा है, मोशन हो रहा है, कभी इधर। पेंडुलम आपने देखा होगा, वॉच भी आती है पेंडुलम वाली इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें अब मूव कर रहा है इस तरीके से, तो वहाँ पे टाइम आएगा। जैसे ही टाइम वहाँ पे आया, पोजीशन के साथ साथ टाइम आ गया, तो वो हमारे पास स्टेशनरी नहीं रहा, वो बन गया कांस्टेंट सिस्टम, सॉरी रेहनोनॉमिक कांस्टेंट। क्लियर।
तो अब इन दोनों को आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। स्टेशनरी डिपेंड ना करे, एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करे ऑन द टाइम, और रेहनोनॉमिक मतलब वो टाइम पे डिपेंड करे। यहाँ पे ये है कि सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है सरफेस पे, तो हमारे पास सरफेस की इक्वेशन ये आएगी, क्योंकि सरफेस वहाँ पे मूव नहीं कर रहा है तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर सरफेस ही मूव करने लग जाए तो उसमें टाइम एंटर कर जाएगा। जैसे ही टाइम एंटर किया तो वो रेहनोनॉमिक हो गया। और यहाँ पे पेंडुलम फिक्स है, ना वो इधर जा रहा ना इधर, सिंपल फिक्स है, तो उसमें टाइम सिर्फ पोजिशन है, टाइम नहीं है। स्टेशनरी जैसे ही वो मूव करने लगा तो वो मेरे पास क्या हो गया, रेहनोनॉमिक सिस्टम। अब स्टूडेंट हम करते हैं जो कि हमारे पास सेकंड टाइप था ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी में। फर्स्ट टाइप था होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। अब हम डिफाइन करते हैं कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होता क्या है, कैसे बनता है, वो चीज़ बताएंगे। इसमें ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, मतलब ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो आप ये सभी डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर शॉर्ट में आता है तो इसमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, साथ में इसके एक एग्जांपल दे सकते हो, तो आप 2 मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, कि किसी भी जो हमारे पास कंडीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो कंडीशन अप्लाई होने के बाद हम कंस्ट्रेंट को होलोनोमिक बोलेंगे। क्लियर? सबसे पहले कंस्ट्रेंट आर कॉल्ड होलोनोमिक if constraint relation can be made independent of velocities। हमने जैसा कि बोला था कि ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जो कि ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी है। तो इसमें क्या है कि अगर मेरे पास जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, जैसे कि फाइनाइट कंस्ट्रेंट हो गया, डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हो गया जो हम फाइनाइट कंस्ट्रेंट की हेल्प से लेते हैं, और डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट जो नॉर्मली हम जनरल जो यूज़ करते हैं, और एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट वो हो गया जो कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जो होती है लीनियर फॉर्म में होती है। अगर हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रेंट रिलेशन हैं, अगर मैं इनको बना दूं मेड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब उसमें से वेलोसिटीज़ वाला जो फैक्टर है उसको हटा दूं, इंडिपेंडेंट बना दूं कि उसमें वेलोसिटी वाला फैक्टर ना हो, तो उसको मैं बोलूँगी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। क्लियर? सेकेंड जो हमारे पास डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड है। अगर बाय चांस मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट रिलेशन आता है और उसमें वेलोसिटी वाला जो हमारे पास फैक्टर है वो है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है जो हम इससे अभी इसके बाद करेंगे, डेफिनेशन के बाद करेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझो कि कहना क्या चाह रहा है। मैंने बोला कि हम उस कंस्ट्रेंट रिलेशन को होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बोलेंगे अगर वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो वेलोसिटीज, मतलब उसमें वेलोसिटीज ना हो। अगर बाय चांस कोई भी कंस्ट्रेंट रिलेशन वेलोसिटी को कंटेन कर ले, फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करते हैं, अगर कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन वेलोसिटी को कंटेन करता है, अगर उसके बाद अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी आएगी तो डिफरेंशिएशन जैसे पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास, इस तरीके से आएगी, यही तो होता है वेलोसिटी का। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, क्लियर, अगर मैं इसको, अगर ये वेलोसिटी मेरे पास कोई भी कंस्टेंट रिलेशन है, अगर वो वेलोसिटी कंटेन कर रहा है, अगर मैं उसको फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर के। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन गायब। क्लियर, तो उस टाइम पे जो मेरे पास रिमेनिंग जो मेरे पास वैल्यू बचेगी उसे हम क्या बना सकते हैं, रिलेशन को वेलोसिटी से फ्री, कि उसमें वेलोसिटी नहीं है, तो तब हम उस कंस्ट्रेंट को क्या बोल देंगे, होलोनोमिक। तो यहाँ से सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट रिलेशन बाई चांस वेलोसिटी को कंटेन करता है और उसको हम इंटीग्रेट करने के बाद वेलोसिटी से फ्री कर दें, अब पर इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करना, टाइम के। अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसको वेलोसिटी से फ्री कर दें, रिमूव कर दे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कंस्ट्रेंट बन जाएगा वो बन जाएगा होलोनोमिक। यही हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी कि कोई भी कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा, अगर उसको हम वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट कर दें, बना दें, तो वो हमारे पास होलोनोमिक हो जाएगा। तो हमने वही चीज़ किया है कि अगर आ जाए तो उसको इंटीग्रेट करके हम होलोनोमिक मतलब होलोनोमिक बना सकते हैं वेलोसिटी को
फ्री कर, वेलोसिटी से फ्री करके। क्लियर। देन थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है वो देखते हैं। कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम होलोनोमिक क्यों बोलेंगे? जैसे कि हम इस वाली जो यूनिट है हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं, डायनेमिकल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल्स के सिस्टम को हम होलोनोमिक कब बोलेंगे? अगर वो हमारे पास पार्टिकल का जो सिस्टम है आर नॉट सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल और नॉन इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, इस पे ध्यान दो, साथ में नॉट। नॉट मतलब कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। यहाँ से ये समझ तो आ गया कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या नहीं होना चाहिए वो देखते हैं कि बाय चांस मेरे पास, एक मिनट बेटा, बाय चांस मेरे पास कोई भी इस तरीके से ये आया, ठीक है, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएबल तो है, इसको मैं डिफरेंशिएट तो कर सकती हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल बने कि मैं उसको डिफरेंशिएट तो कर सकती हूँ बट उसका इंटीग्रेबल नहीं कर सकती। तो अगर कहीं पे भी मेरे पास वो डिफरेंशियल है पर वो इंटीग्रेबल नहीं कर सकते, उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अगर इस तरीके का कोई भी मेरे पास सब्जेक्ट है और वो उस कंस्ट्रेंट में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उससे रिलेट नहीं कर रहा है, वो नहीं है, तो उस सिस्टम को भी हम बोल सकते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। क्लियर। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे था कि वेलोसिटी आई तो हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो वो वेलोसिटी से फ्री हो गया। क्लियर। बट अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर ऐसा आया, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं बट उसका इंटीग्रेबल नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं बट उसको इंटीग्रेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है, बट हमारा सिस्टम इस सब्जेक्ट को कंटेन नहीं कर रहा है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे होलोनोमिक सिस्टम। ठीक है। देन थर्ड डेफिनेशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट सिस्टम है, या तो फाइनाइट हो या डिफरेंशियल, दो ही तरीके के हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं, फाइनाइट और डिफरेंशियल, बट वो इंटीग्रेबल तो हो, इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट हो, मतलब मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट सिस्टम है विद फाइनाइट और डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट बट इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट हो। क्यों? अभी मैंने बोला कि हमें वेलोसिटी से फ्री बनाना है, फ्री बनाना, ठीक है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट वो इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी वाला पोर्शन तो आता जा रहा है ना। देखो, जैसे मेरे पास एक पोजीशन वाला है, ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास वेलोसिटी आ गई। क्लियर। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, इसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास वेलोसिटी आ गई, पर वेलोसिटी तो मुझे लानी नहीं है, इंडिपेंडेंट बनाना है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तभी तो वेलोसिटी गायब होगी ना। पर वेलोसिटी हमारे पास क्या बोल रहा है, नॉन इंटीग्रेबल, मतलब वो इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा है, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, वेलोसिटी प्रेजेंट होगी, और जब वेलोसिटी प्रेजेंट होगी तो वो होलोनोमिक सिस्टम नहीं बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि डिफरेंशिएबल है, नॉन इंटीग्रेबल, मतलब उसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं बट उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो ऐसा जो सब्जेक्टिव हो, ऐसा जो सब्जेक्ट होगा, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल उससे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, तो उस सिस्टम को भी, उस कंस्ट्रेंट सिस्टम को भी हम होलोनोमिक बोलते हैं। क्लियर। वो यहीं पे बोला हुआ है कि कोई भी कंस्ट्रेंट सिस्टम होगा विद फाइनाइट और डिफरेंशियल बट इंटीग्रेबल, अगर फाइनाइट है देन सेकेंड, अगर वो डिफरेंशियल है तो ऑब्वियसली वो इंटीग्रेबल कंस्ट्रेंट होगा। तो ये चार डेफिनेशन है मेरे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट वन इज कि उसको हमें वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट बनाना है। सेकेंड, अगर वेलोसिटी आ जाती है तो उसको हम इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेबल करके उसको वेलोसिटी से फ्री बना सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास अगर कोई भी फैक्टर आता है उसको डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं बट उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल उससे सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। देन थर्ड क्या है कि अगर हमारे पास फोर्थ क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट सिस्टम है, अब वो फाइनाइट है,
फाइनाइट है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो डिफरेंशियल है तो फिर उसको इंट्रीगेबल कंस्ट्रेंट होना पड़ेगा, तभी हम उसको होलोनोमिक बोल सकते हैं। क्लियर? और ये चीज़ मैंने बता दी कि डिफरेंशियल और नॉन इंट्रीगेबल कि पोजीशन वेक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, ठीक है, बट इसका इंट्रीगेट नहीं करेंगे तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट बनेगा ही नहीं। जब वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा तो होलोनोमिक नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे नोट आएगा कि इस टर्म से वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं कि जो इस पूरी डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ओके, बस ये दो एग्जांपल है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के, जैसे कि मैंने चारों के चारों डेफिनेशन बताई है, ये उसी से रिलेट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल करते हैं, द कंस्ट्रेंट इक्वेशन दिस। अब हमें ये बताना है कि क्या ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखते ही तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे भी ये मेरे पास x है, इसके ऊपर वेलोसिटी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो वेलोसिटी के यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, पर हमारे पास तो होलोनोमिक हम उसको बोलते हैं जिसमें वेलोसिटी वो इंडिपेंडेंट वाला फैक्टर होता है। ठीक है, कि वेलोसिटी से हम इंडिपेंडेंट बना सके जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, उसी को हम होलोनोमिक बोलेंगे। अगर देन सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि अगर मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन या कोई भी कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर वेलोसिटी कंटेन करता है, तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी से फ्री बना सके तो तब भी हमारे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या इसको हम इंटीग्रेट करके क्या हमारे पास ये फैक्टर जो ये पूरा का रिलेशन दिया हुआ है, क्या हम इसको फ्री बना सकते हैं वेलोसिटी से, वो चेक करेंगे। अब देखो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दिस zx, इसमें आपको ध्यान देना जैसे कि हम ग्रेजुएशन में करते थे ना, फैक्टर मतलब डिफरेंशिएट वाले जो पार्ट्स थे वो एक साइड बनाते थे, उस तरीके से कुछ रिलेशन यहाँ पे बना के देखना है कि क्या हम कंप्लीटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, फिर इसकी y के अंदर मल्टीप्लाई करो xz दिस, एंड ये एज इट इज। अब क्या करना है, देखो x y z, ठीक है, ये एक साथ ले लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लस, पहले लिख लेते हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स के ऊपर डॉट है, यहाँ पे मेरे पास वाई के ऊपर डॉट है, और यहाँ पे मेरे पास जेड के ऊपर डॉट है। क्लियर? इनको एक साथ लिया। अब देखो यहाँ पे डबल दो एक बार आ रहे हैं, तो वही चीज लेनी है हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 है बेटा, सॉरी 2 नहीं है, सही है। तो यहाँ पे मैंने इनको एक साथ, इसको एक साथ लेना है, तो यहाँ पे माइनस जेड दिस, एक मिनट, यहाँ पे 2 है, क्लियर बेटा, ये 2 है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2। दिस जो सेम है वो जेड में यहाँ पे है नहीं है, फिर मेरे पास दिस हो गया, दिस एंड दिस, रिमेनिंग बचे ये दोनों पार्ट्स, तो वाई दिस और दिस, एक सीक्वेंस में करना है। ठीक है, पहले हमें जहाँ एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे एक्स के ऊपर डॉट है, यहाँ पे वाई के ऊपर, यहाँ पे जेड के ऊपर, फिर सेम एक्स डॉट, वाई डॉट, और जेड डॉट वाला यहाँ पे पोर्शन नहीं है। देन अलग अलग एक्स वाई जो रिमेनिंग बचे वो एक साथ। अब देखो, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, क्यों? देखो 3 फैक्टर हो गए, एक बार मैं इसका करूंगी, देखो 2 मान के चलते, एक बार इसका ये एज इट इज, ठीक है, फिर मेरे पास ये एज, इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो किस तरीके से, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जब हम करेंगे तो मैंने ये ली, ठीक है। अब इसका करेंगे तो यहाँ पे ये चीज देखो, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है, जैसे डिफरेंट फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यही तीनों फैक्टर बन जाएंगे, इन तीनों फैक्टर को हम लिख सकते हैं ये। क्लियर?
अब मेरे पास यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। क्यों लिखा? माइनस माइनस कॉमन बाहर। अब ये डिफरेंशिएशन का साइन है। अगर एक्स स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2x और x का t के रिस्पेक्ट में दिस। सिमिलरली y का करूंगी 2y और y का t के रिस्पेक्ट में फाई डैश। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? अब ये देखो यहाँ पे dxy इक्वल टू 0। अब ये कैसे लिखा? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही आ जाएगी फॉर्म बन के। क्लियर? अब देखो इसमें से अगर मैं तो मेरे पास पूरे का इसका एक्स वाई जेड माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 हो गया ना। इसका डिफरेंशिएशन इसका अलग। ओके, अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई इक्वल टू सी। कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था वेलोसिटी वाले फैक्टर्स, जब मैंने इसको सॉल्व किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे पास ये वाला सिस्टम आया। क्या यहाँ पे मुझे कोई वेलोसिटी वाला फैक्टर दिखाई दे रहा? नहीं। तो मैंने जो सेकंड डेफिनेशन थी कि अगर वेलोसिटी आती है, कंटेन्स कर रहा है वेलोसिटीज को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी से फ्री बना सकते हैं। तो वो चीज बनाया, तो दिस इज द होलोनोमिक सिस्टम। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल तो ये। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय ए रॉड ऑफ ए कांस्टेंट लेंथ L। अब क्या है, मेरे पास दो पार्टिकल्स है सिस्टम में। एक पार्टिकल मैंने ये ले लिया, एक ही, दो पार्टिकल ले लिए। ये मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल P1 है, यहाँ पे पार्टिकल P2 है, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है O। क्लियर? अब इनको मीट करा लेते हैं। और ये जो पार्टिकल P1 P2 है, टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय ए रॉड ऑफ कांस्टेंट लेंथ L। जो ये पार्टिकल P1 P2 जो कनेक्ट है ना, वो किसी रोड के हैं जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास यहाँ पे L। क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देन द कांस्टेंट इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशन किस तरीके से आई है, किस रीजन से आई है। क्लियर? मैंने यहाँ पे मान लिया इसको R1, दिस इज द R2। पोजीशन वेक्टर की ओरिजिन से इस पार्टिकल की R1 है, इस पार्टिकल की R2 है। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच जो है ये कनेक्ट है एक रोड से जिसकी लेंथ क्या है L है। अब यहाँ से क्या करना है, हम जो वेक्टर कैलकुलस वाला पोर्शन, मतलब वेक्टर्स वाला पोर्शन पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता है, अगर मैं निकालूं यहाँ से OP2, ये इस तरीके से जा रहा है, दिस, ठीक है। अब मैंने OP2 लिया है यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल होगा, OP1 प्लस के P1 P2। क्लियर? यहाँ से OP2 ये वाली जो वो है वेक्टर इक्वल टू OP1 प्लस के P1 P2। अब यहाँ से OP2 से मेरे पास क्या है, यहाँ पे R2, OP1 वैल्यू पुट कर रहे हैं सिर्फ, और इसकी मैंने ली हुई है L। क्लियर? अब ये इधर आ जाए, R2 माइनस के R1 इक्वल टू L। ठीक है, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो। जब स्केयरिंग करेंगे हम तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ और -1 का स्केयर करूँ तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना? R2 में इस देखो, इसमें से माइनस कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस के R2। जब माइनस कॉमन लिया तो उसका स्केयर किया जाएगा, क्योंकि स्केयर है, स्केयर करूंगी तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? और जो ये इक्वल टू में L स्केयर है वो माइनस में इधर ले आई, और इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर? तो यहाँ तक समझ आ गया कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स कनेक्ट हो बाय ए रॉड ऑफ ए कांस्टेंट लेंथ
तो हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये आएगी। अब ये होलोनोमिक है कि कैसे है, अब देखो यहाँ पे मुझे पोजीशन वेक्टर है, ये लेंथ है, तो यहाँ पे मुझे कोई मतलब वेलोसिटी वाला फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। क्लियर? तो दिस इज द होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हमने होलोनोमिक कंस्ट्रेंट समझ लिया है कि अगर हम किसी भी कंस्ट्रेंट रिलेशन को वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट बना दें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, या हम बोल दें कि वो नॉट सब्जेक्ट टू डिफरेंशियल और नॉन इंटीग्रेबल, मतलब वो डिफरेंशियल हो, मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद अगर उसको इंटीग्रेबल ना कर सके, ऐसे सब्जेक्ट से रिलेट ना करे, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ये चीज ध्यान से रखना, डिफरेंशिएबल नॉन इंटीग्रेबल, मतलब डिफरेंशिएट तो हो रहा है पर इंटीग्रेबल नहीं हो रहा है, ऐसे सब्जेक्ट से कोई रिलेशन ना हो, वो सब्जेक्ट से रिलेट ना कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि जब हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक ए पोजीशन वेक्टर का अगर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो वेलोसिटी आ गया, और मैं उसका इंटीग्रेबल नहीं कर रही हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी उसमें है। अगर वेलोसिटी है उसमें तो वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट तो बना ही नहीं, तो होलोनोमिक सिस्टम नहीं होगा। तो इस तरीके का जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा डिफरेंशियल नॉन इंटीग्रेबल, तो इस तरीके के सब्जेक्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उस तरीके के सब्जेक्ट से वो कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, वो इसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर? अब देखो बेटा, हम करते हैं वेलोसिटी वाला जो पोर्शन था, ऑन द बेस ऑफ वेलोसिटी, उसका सेकंड पार्ट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हम कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ये जस्ट अपोजिट होलोनोमिक सिस्टम का ही होता है, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का ही जस्ट अपोजिट होता है नॉन होलोनोमिक। अब उसमें पहले डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि द कंस्ट्रेंट विच आर नॉट होलोनोमिक, जो कंस्ट्रेंट होलोनोमिक नहीं होंगे वो क्या होंगे, नॉन होलोनोमिक होंगे। क्लियर? समझ आ गया? देन सेकेंड, अब हमने होलोनोमिक में पढ़ा था डिफरेंशियल नॉन इंटीग्रेबल, ये वर्ड यूज किया था। ठीक है, ये वर्ड यूज किया था ना हमने होलोनोमिक में। तो हमने क्या बोला था कि जहां कहीं भी ये चीज हमें ये सब्जेक्ट मिले, ठीक है, डिफरेंशियल नॉन इंटीग्रेबल, मतलब डिफरेंशिएट तो हो रहा हो बट इंटीग्रेट ना हो रहा हो, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, तो होलोनोमिक में नोट था कि हमारे पास अगर कोई भी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होगा तो वो इससे सब्जेक्ट मतलब रिलेट नहीं करेगा, इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, डिफरेंशियल और नॉन इंटीग्रेबल वाला सब्जेक्ट नहीं होगा। अब मैंने बोला कि नॉन होलोनोमिक इसका जस्ट अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल, आप ये भी बोल सकते हो डिफरेंशियल नॉन इंटीग्रेबल जो कंस्ट्रेंट होगा उसको ही बोलते हैं हम नॉन होलोनोमिक, जस्ट अपोजिट। उसमें से सब्जेक्ट नहीं था तो इसका मतलब क्या है कि इसमें वो सब्जेक्ट होगा। तो वही चीज बोली हुई है कि नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट जो भी हमारे पास होता है उसको बोलते हैं नॉन होलोनोमिक। मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा कंस्ट्रेंट हमें मिल जाए जो डिफरेंशिएट तो है बट उसका इंटीग्रेशन ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन होलोनोमिक। इसमें यही एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ तक का पार्ट सेम है जो मैंने इसे होलोनोमिक में बताया था, वहाँ तक का पार्ट सेम है। कैसे? Two particles in a plane are connected by a rod of a constant length। वही चीज बताई थी कि दो पार्टिकल्स हमारे पास होंगे P1 P2, और यहाँ से ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पे मैंने इनको, और दोनों पार्टिकल जो कनेक्ट हैं वो एक रोड से है जिसकी लेंथ क्या है, L है। ये मेरे पास ओरिजिन है तो यहाँ से R1 और दिस इज द R2। तो वहाँ से हमने एक डेफिनेशन मतलब इक्वेशन निकाली थी कि R1 माइनस के R2 का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 0, यही निकाला था। ठीक है, लास्ट उसमें। अब देखो इसमें ये वाली इक्वेशन इसी से रिलेट है, किस तरीके से है वो देखते हैं। मैंने वहाँ से ये चीज़ बता दी। अब देखो R1 मैंने ले लिया यहाँ पे x1 i कैप प्लस के y1 j कैप प्लस के z1 k कैप, यही तो लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे R1 की बात करें तो R1 R1 R1,
R1 है तो 1 1 1, सॉरी ठीक है मैंने R1 बोल दिया। R1 है तो X1 Y1 Z1। जब मैं R2 की बात करूंगी तो यहाँ पे X2 Y2 और Z2। क्लियर। अब वहां पे क्या दिया हुआ है, R1 माइनस के R2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो देखो R1 माइनस R2 का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, X1 माइनस के X2 I कैप प्लस के Y1 माइनस के Y2 कैप J कैप प्लस Z1 माइनस Z2 K कैप। आ गया क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्केयर, तो जैसे हम पोजीशन वेक्टर में करते थे, अब R वेक्टर होता है मेरे पास वेक्टर R, तो मेरे को कहीं पे अगर R इसका स्केयर निकालना होता है तो मैं कैसे करती थी, वेक्टर R डॉट वेक्टर R, ठीक है, यही तो करते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ है तो इसका भी तो डॉट डॉट करूँगी, ठीक है। अब फिर इसमें मैं एक चीज़ अच्छे से बता देती हूँ, जो चीज़ हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है ना उससे अच्छे से समझ आ जाता है। ये वैल्यू होती है ना इसके, क्लियर। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो यहाँ से आई का आई के साथ करूँगी तो आई स्केयर और सॉरी एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस के जेड स्केयर। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर। तो सिमिलरली जब मैं इसका स्केयर करूँगी तो इसका स्केयर इसका स्केयर इसका स्केयर, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं लेती हूँ इसका स्केयर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर प्लस z1 माइनस के z2 का स्केयर, क्लियर। इस जो हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं उसी से हमने इसको रिलेट किया, ठीक है। तो इसमें क्या था मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, जब हम इनकी स्केयर करेंगे मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में किया तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो यहाँ पे एक्स एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे भी था, तो इसका मुझे स्केयर करना था मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, माइनस है ना यहाँ पे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो इसका स्केयर हो गया और जिसका इसका, ठीक है। अब ये चीज इस इक्वेशन से मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे जब हम इसने ये जो कंडीशन दी हुई थी कि टू पार्टिकल्स इन ए प्लेन आर कनेक्टेड बाय ए रॉड ऑफ ए कांस्टेंट लेंथ L, तो उससे हमारे पास ये चीज आ गई, क्लियर। आर एंड में जो दूसरी कंडीशन हमारे पास दे दी है, ये तो हमारे पास यहाँ तक की जो कंडीशन है वो होगी होलोनोमिक की, बट हमें एग्जांपल देना नॉन होलोनोमिक का। तो इसके बाद क्या है वो देखते हैं, आर कंस्ट्रेंट टू मूव इन सच ए मैनर, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो इस तरीके से, इस वे में, इस तरीके से मैनर्स में मतलब मूव कर रहा है, कैसे कि वेलोसिटी ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, जो भी मेरे पास ये रोड होगी, ठीक है, इसका जो मिडल वाला पोर्शन है, मिडल ऑफ द रोड इन द डायरेक्शन ऑफ द रोड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दी हुई थी। इस कंडीशन के बेस पे जो हमारे पास कंस्टेंट की इक्वेशन आती है उसमें क्या आता है कि Z1 और Z2 मेरे पास क्या होंगे, 0 होंगे, क्लियर, ओके। तो उसमें जैसे ही Z1 और Z2 मेरे पास 0 हुए तो मेरे पास यहाँ से ये वाला फैक्टर 0 बन गया, ठीक है। तो मेरे पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। अब ये वाला फैक्टर मैंने यहाँ रख दिया और माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये दो चीज तो मेरे पास बन गई, क्लियर। क्योंकि जब रोड की बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, रोड की बात कर रहे हैं, मिडल उसमें जा रहा है, तो उसमें क्या किया इन्होंने, जो हमारे पास इस वाले ऑन द बेस ऑफ दिस कंस्ट्रेंट जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की है कि जो मूविंग जो होगी हमारे पास इस तरीके से होगी कि वेलोसिटी ऑफ द मिडल ऑफ द रोड की इन द डायरेक्शन ऑफ रोड है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब रोड की डायरेक्शन में, तो Z1 और Z2 दोनों फैक्टर मेरे पास 0 बन जाएंगे, और जब ये दोनों 0 हुए तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये वाला फैक्टर गायब, रिमेनिंग बचा मेरे पास ये वाला फैक्टर, और इसको मैंने यहाँ पे मतलब इसकी जगह रखा माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन थर्ड इसमें जो कंस्ट्रेंट आएगा हमारे पास वो क्या होगा,
जो वेलोसिटी वाला मिडल वाला पोर्शन है उसके बेस पे। क्या मिडल वाले जो हम इसको जो फिजिक्स में अपना होता होगा एक मेथड उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मिडल, इससे ये ध्यान रखना कि मिडल पॉइंट ये होते हैं ना किसी भी उसके, तो यहाँ पे वेलोसिटी का मिडल पॉइंट दिस इक्वल टू 2, तो वो 2 दोनों साइड कैंसिल हो जाता है, तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो दिस इक्वेशन मिडल पॉइंट की और अपॉन x माइनस के x2 और दिस अपॉन y1 माइनस के y2। क्लियर। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसमें देखो यहाँ पे वेलोसिटी वाला कोई पंगा है नहीं है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे वेलोसिटी वाला कोई पंगा नहीं है, तो अब तक तो ये होलोनोमिक बन रहा है। जैसे ही यहाँ पे मैं पहुंची इस वाले कंस्ट्रेंट पे, ये कंस्ट्रेंट जो आया है बेटा वो आया ऑन द बेस ऑफ मिडिल, जो मिडिल वेलोसिटी है ना ऑफ द रोड की, उसके बेस पे आया है। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जब हम मिडिल की बात करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की बात करें तो दिस इक्वल टू दिस, वाई के लिए कर रहे हैं तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं दोनों साइड रखूँ 2 कैंसिल हो जाएगा और अपोन में x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। क्लियर। और जैसे ही मैं इस कंस्ट्रेंट पे पहुंची मैंने देखा यहाँ पे वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी फैक्टर है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल तो हो गया, डिफरेंशिएशन तो हो रही है, मतलब डिफरेंशियल तो है, बट इस फैक्टर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये नॉन इंटीग्रेबल है। तो जैसे ही ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का पता कैसे लगाओगे आप, ठीक है। जैसे ही ये डिफरेंशियल है और इसके इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, मतलब नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, नॉन होलोनोमिक। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया कि दिस एग्जाम्पल नॉन होलोनोमिक। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। देन हमारे पास थर्ड पार्ट रह गया है ऑन द बेस ऑफ इनइक्वालिटी, और उसमें होता है यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट। ओके देखो बेटा, अब हम करते हैं यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट, जो थर्ड पार्ट है ऑन द बेस ऑफ इनइक्वालिटी। क्योंकि इसमें एक ही है यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो कंस्ट्रेंट हम लेंगे जिसको लिख सकते हैं हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में। अब मेरे पास ये डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, इसको अगर मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दूँ तो ये मेरे पास यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर मुझे कहीं पर भी ये इनइक्वालिटी वाला साइन मिलता है, कंस्ट्रेंट वहाँ पे बात चल रही है कंस्ट्रेंट की, तो हम उसको बोलेंगे यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट। क्लियर। इसमें एक हमने एग्जांपल लिया है, 2 पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड। अब तक मैंने जो लास्ट के मेरे एग्जांपल थे उसमें क्या था कि कोई भी 2 पार्टिकल्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं एक रोड के अकॉर्डिंग, पर यहाँ पे थ्रेड है और थ्रेड की ही वजह से जो हमने वहाँ पे रोड के लिए ये वाला चीज़ निकाली थी, क्लियर, इक्वल टू 0। तो अब थ्रेड आ गया यहाँ पे, तो उसकी ही वजह से हमारे पास जो कंस्ट्रेंट जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके से एक्सप्रेस होगी इनइक्वालिटी की फॉर्म में, एल स्क्वायर माइनस दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास थ्रेड की ही वजह से ये इनइक्वालिटी का साइन आ गया और जिससे ये हो गया यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके अच्छे से मार्क्स गेन करने में। थैंक यू सो मच।